कल हमने क्या किया था? कल हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी करी थी विच इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस, और उसमें हमने कितने टाइप के रेडियाई करे? कोवलेंट करा, आयनिक करा, मेटालिक करा, और फिर उसके बाद हमने वैन डर वाल्स रेडियस करा। ठीक है, आज हम सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं विच इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, हमें पता है कि न्यूक्लियस जो है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो इसका मतलब न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ को खींच के रखता है, राइट? अब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना, उसके लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। डिफाइन कैसे करते हैं इसको? द एनर्जी required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. That is known as ionization energy. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक वर्ड यूज कर रहे हैं required, मतलब जो एनर्जी हमें चाहिए। required एनर्जी का मतलब ये हुआ कि the value of ionization energy should always be positive, right? Because हमें इसके लिए क्या चाहिए? We require the energy, therefore ionization energy it should always be positive. ठीक है, फिर उसके बाद what are the factors affecting ionization energy? Factors affecting ionization energy. The first factor is size of the atom. ठीक है, हम बोलते हैं कि अगर साइज छोटा होगा तो जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस ज्यादा कस के पकड़ेगा या ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा। whereas जब साइज बड़ा होता है तो न्यूक्लियस से जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो काफी दूर चला जाता है और जो इफेक्ट होता है न्यूक्लियस का वो कम हो जाता है। ठीक है, सो वी से दैट greater the size, lesser is ionization energy, मतलब less energy is required to remove the electron, and smaller the size, larger is ionization energy. ठीक है, और in simple words simply we can say that size of atom is inversely proportional to ionization energy. अगर साइज ऑफ एटम बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और अगर साइज ऑफ एटम छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, सेकेंड फैक्टर is the shielding effect, or this is also known as स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट? एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, राइट? उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचने देते। दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट, दैट इज द स्क्रीनिंग ऑफ और द शील्डिंग ऑफ outer electrons from
nuclear charge by inner electrons. By inner electrons, that is known as shielding effect. ठीक है, तो जैसे जैसे इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो लूज होता रहता है, राइट? सो अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वहां तक न्यूक्लियर चार्ज पहुंच ही नहीं पा रहा और उस इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। और अगर शील्डिंग इफेक्ट कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस करके हम बोल सकते हैं कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है दैट इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी, जितना कम शील्डिंग इफेक्ट उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, राइट? सो दिस इज शील्डिंग इफेक्ट। Then the third effect that is known as penetration effect. Third effect that is known as penetration effect. Now what is penetration effect? न्यूक्लियस जो होता है वो एक ऑर्बिटल के अंदर उसका चार्ज पेनिट्रेट करता है, मतलब वो उसके अंदर घुसता है, ठीक है? जो s इलेक्ट्रॉन, जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के सबसे पास है, राइट? सो s ऑर्बिटल के ऊपर पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। ओके, अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा हुआ, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट s के ऊपर सबसे ज्यादा है, तो s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे डिफिकल्ट होता है, ठीक है? सो वी से दैट द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ s इज द लार्जेस्ट, फिर उसके बाद p, फिर उसके बाद d और सबसे कम किसका हुआ? f का। Hence it becomes most difficult to remove the electron from s, ठीक है? and easiest to remove the electron from f. So we can then say that greater the penetration effect, greater is going to be the ionization energy. Because अगर penetration effect ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है, तो हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है? Then last factor जिसके ऊपर डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी, that is the electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, बिकॉज वी से दैट half filled and fully filled electronic configuration, half filled and fully filled electronic configurations are more stable. तो अगर ये ज्यादा स्टेबल होंगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। हाफ फिल का मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, p के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है ना? पर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 is half of 6। सो इसकी जब हम ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो ऑर्बिटल पिक्चर इसकी इस तरह से आती है। सो वी से दैट p ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। ड्यू टू हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज सेड टू बी स्टेबल, ठीक है? सिमिलरली व्हेन वी टेकिंग बेरिलियम, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, ओके? सो s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सो दिस इज नोन एज फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हमारे पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या हमारे पास फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होती है और SO के लिए आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई, ठीक है? फॉर फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड the ionization energy is going to be high because of stable इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है? फिर उसके बाद एक और हमको यहाँ पे पढ़ना है वर्ड
which is known as successive ionization energy, पर उससे पहले हम लोग वेरिएशन करते हैं क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज की वेरिएशन करनी है along a period and down the route. Okay, so let's do the variation of ionization energies along a period. ठीक? Now when we are talking of ionization energies along a period, तो along a period ionization energy generally increases. Increases with increase in atomic number. ठीक है, सो जैसे जैसे हम ट्रैवल करेंगे along a period, ionization energy is going to increase with increase in atomic number. Why this is happening? This is happening because number one, on moving along a period, we know that nuclear charge increases. अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को वो कस के पकड़ के रखेगा, as a result of which the ionization energy that is going to increase. ठीक है? Then second, along a period we also know that atomic size decreases. यही हमने कल पढ़ा था कि एटॉमिक साइज जो है वो अलोंग अ पीरियड डिक्रीज कर रहा है. तो अगर अलोंग अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो पिछले वाले सेक्शन में हमने क्या किया कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, सो एटॉमिक साइज हेंस दैट इज गोइंग टू डिक्रीज एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज. हाउएवर ये एक जनरल क्राइटेरिया है पर इसमें बहुत सारे एनोमलस बिहेवियर्स हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग लिथियम से बेरिलियम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो गई. तो दिस इज गोइंग टू फॉलो दीज टू रूल्स. लिथियम से बेरिलियम जब हम जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, साइज छोटा हो गया, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ गई, राइट. बट जब हम लोग बेरिलियम से बोरोन में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है. ओके, व्हाई दिस इज हैपनिंग? This is happening because of fully filled electronic configuration of beryllium, right? तो ये क्वेश्चन भी आता है आपको. क्या क्वेश्चन है? Why ionization energy decreases on moving from beryllium to boron along a period, right? तो आंसर आपने इसमें क्या लिखना है? This is because of fully filled electronic configuration of beryllium, which is stable and hence it is difficult to remove the electron from beryllium. ठीक है? फिर जब हम बोरोन से कार्बन जाएंगे, again ionization energy is going to increase. These two reasons. ठीक है? कार्बन से जब हम नाइट्रोजन जाते हैं, फिर से ionization energy increase हो जाती है. पर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जब हम जाते हैं तो फिर से आयनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू डिक्रीज. ठीक है, अगेन व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2s2 2p3 हाफ फिल्ड, देयरफॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. ठीक, फिर ऑक्सीजन से फ्लोरीन जाएंगे, आयनाइजेशन इंक्रीजेस. फ्लोरीन से नियॉन जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इज अगेन गोइंग टू इंक्रीज. Because neon में again we have stable electronic configuration of 1s2 2s2 2p6. ठीक है, so ये एक general trend है कि along a period generally it is said that ionization energy it should increase because the nuclear charge is increasing and atomic size is decreasing. But still there are certain anomalous behaviors. जैसे when we go from beryllium to boron, the ionization energy that decreases
because of fully filled electronic configuration of beryllium, and when we move from nitrogen to oxygen, again ionization energy is going to decrease because of half filled electronic configuration of nitrogen. ठीक है? Have you understood clear? Okay. Now in a similar manner, अगर हम top से bottom जाएं, let's study the variation down the group now. Variation down the group. ठीक? जब down the group हम लोग जाते हैं, we see a decrease in ionization energy due to the following reasons. Number one, we know that down the group the nuclear charge is going to increase. We know that, but still atomic size increases. ठीक है? तो अगर atomic size increase करेगा तो ionization energy को क्या होगा? Decrease. ठीक है? Then number two, increase in shielding effect. अभी हमने पढ़ा कि अगर shielding effect भी ज्यादा होता है तो ionization energy is also going to decrease. So variation down the group when we are talking of, let's go on to the first alkali metals वाला group, lithium की सबसे ज्यादा ionization energy, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम. Okay, so this is how ionization energy it is going to keep on decreasing. अगर हम पूरा periodic table करें तो हम बोलते हैं कि जो alkali metals होते हैं, alkali metals they have the lowest ionization energies. पूरे periodic table में alkali metals की सबसे कम ionization energy है और noble gases have the highest value of ionization energy. Right? जब हम ionization energy पढ़ते हैं तो we come to another term which is known as successive ionization energies. Successive ionization energy क्या होती है? It is the energy required to remove the second electron. First electron हम remove कर चुके isolated gaseous atom से, अब second electron हमको remove करना है, तो that is known as successive ionization energy. और इसको हम लोग represent भी कैसे करते हैं? This is represented as IE2, successive ionization energy. ठीक है? And in certain books क्योंकि हम इसे first ionization, first successive ionization energy बुला रहे हैं, तो इसको IE1 से भी represent करते हैं. Okay? So you represent the successive ionization energy with IE1. Right? Successive ionization energy जो होती है, that is IE1 is always greater than the first ionization energy. ठीक है? IE. Alright? Do not get confused over here. आप इसको इसी तरह से लिखो, क्योंकि आप second electron remove कर रहे हो तो इससे आपको याद रहेगा. Right? So this is IE2 और IE1 is the first ionization energy. Okay, so we are saying that IE2 is always greater than IE1. फिर अगर आपको third electron remove करना है तो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? Second successive ionization energy, and it is represented by IE3. Okay, अब इसमें जो वैल्यू होती है IE2 की और IE1 की, और उन दोनों में क्या डिफरेंस है, that will again depend upon the electronic configuration. जैसे for example, we say that the ionization energy 2 for
sodium is very very large as compared to IE1 of sodium. मतलब कि सोडियम से सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना is very difficult. ठीक है? Whereas when we are talking of IE2 for magnesium, होती ये भी greater है, but the difference is less. ठीक है? So IE2 for magnesium is greater than IE1 for magnesium, although the difference that is going to be very less. जैसे if we go on to the figures IE1 और उसका, तो when we talking of say lithium, तो lithium की जो IE1 है that is 720 kilojoules per mole. ठीक है? लिथियम की IE1 is 720 kilojoules per mole. उससे नेक्स्ट मेंबर कौन सा आता है? बेरिलियम. Whereas बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम देखें IE1 that is 899 kilojoules per mole. ओके, सो हमने क्या बोला कि जब हम लॉन्गर पीरियड जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है. लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी 720 है, whereas बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी उससे ज्यादा है. पर जब हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं तो इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 7298 किलोजूल्स पर मोल, राइट? पर इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 796 किलोजूल्स पर मोल. तो आप डिफरेंस देख रहे हो 720 और 7298 में डिफरेंस इज वेरी लार्ज. लिथियम बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप एज सोडियम. ठीक है? सो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी वेरी लार्ज. पर जब हम लोग बेरिलियम का देख रहे हैं तो इट्स नॉट इवन डबल, इट्स लेस देन डबल. ठीक है? व्हाई इज दिस हैपनिंग? कि हम लोग जब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 का डिस्कस करते हैं तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, whereas जब हम सेकेंड का डिस्कस करते हैं तो डिफरेंस बहुत कम है. एज आई जस्ट टोल्ड यू कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो लेट्स गो ऑन टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम 2s1. ठीक है? अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है -1 इलेक्ट्रॉन तो ये Li पॉजिटिव बना देगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Li पॉजिटिव दैट इज 1s2. ओके, अब अगर इसको Li पॉजिटिव को एक और इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो इसे ये लूज करना पड़ेगा फ्रॉम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड. ठीक है? और फुली फिल्ड की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो इसकी है टू फॉर्म Li2 पॉजिटिव दैट इज वेरी हाई. देयरफॉर जो लिथियम है वो एग्जिस्ट करता है एज Li पॉजिटिव एंड नॉट एज Li2 पॉजिटिव, क्योंकि 7298 किलोजूल्स पर मोल इज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ओके, जब हम लोग बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इट इज 1s2 2s2, है ना? अब इसमें से हमको जो ये निकालनी है इलेक्ट्रॉन वो फुली फिल्ड से निकालना है ऑलरेडी, राइट? सो व्हेन वी आर टेकिंग आउट one electron to enter into Be positive state, the electronic configuration will become 1s2 2s1, right? A second electron निकालने के लिए कम एनर्जी क्यों लगेगी? Because it will enter into noble gas configuration, फुली फिल्ड में चला जाएगा ना ये, तो इसलिए Be पॉजिटिव से जब हम एक और निकालेंगे to form Be2 पॉजिटिव, less energy is required. Less energy is required. ठीक है? So thus difference between the first and second ionization energy of lithium is very large.
whereas difference between first and second ionization energy of beryllium is very less. Clear हो गया? So this is your successive ionization energies, right? Then we go on to the next property, which is electron gain enthalpy. The third property which we are going to study today, that is electron gain enthalpy. Okay, electron gain enthalpy क्या होती है? It is the amount of energy released when an electron is added, when an electron is added to an isolated gaseous atom, right? अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं. ओके, अब इधर यू कैन सी वी आर यूजिंग द वर्ड रिलीज्ड. Therefore, electron gain enthalpy is a negative value, क्योंकि एनर्जी सिस्टम लूज कर रहा है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है दैट इज नेगेटिव. क्लियर हो गया? आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई? उसमें हमें एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. अगर हम एनर्जी सिस्टम को सप्लाई करते हैं तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है. इसमें एनर्जी जब हम एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करते हैं तो वो जो सिस्टम है वो एनर्जी रिलीज करता है, बाहर की तरफ को फेंकता है. ठीक है, अब अगर वो बाहर की तरफ को फेंक रहा है तो सिस्टम में तो एनर्जी लूज कर रही है ना, इसलिए हम बोलते हैं कि इट विल हैव अ नेगेटिव वैल्यू. अब नेगेटिव वैल्यू जो है, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उसी टर्म्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मेजर करते हैं, मतलब उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी. मोर नेगेटिव वैल्यू इज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करेंगे, सो व्हाट आर द फैक्टर्स which affect electron gain enthalpy? Number 1, साइज ऑफ एटम. राइट, साइज ऑफ एटम का मतलब कि अगर एटम का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. अगर इलेक्ट्रॉन इसका एटम का साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन से दूर हो गया ना, तो इसलिए वो उसको उतनी ज्यादा इफेक्टिवली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. सो वी से दैट larger the size of the atom, smaller is electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को एक और किसी उसमें बुक्स में जैसे आयनाइजेशन एनर्जी को एक और वर्ड दिया जाता है, इट इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल. ठीक है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को भी एक और वर्ड दिया जाता है व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. एफिनिटी का मतलब भी क्या होता है? टू अट्रैक्ट समथिंग, टू लाइक समथिंग. ठीक है, सो आयनाइजेशन एनर्जी इज आयनाइजेशन पोटेंशियल and electron gain enthalpy, that is also known as electron affinity. Okay, so larger the size, smaller is the electron gain enthalpy, and smaller the size, larger is the electron gain enthalpy. So what we can say that size of atom is inversely proportional. Size of atom is inversely proportional to electron affinity. ठीक है, सेकेंड किसके ऊपर डिपेंड करता है? It will depend upon
the nuclear charge. It will depend upon the nuclear charge. ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब greater the nuclear charge, with great affinity it will attract the incoming electron. So electron gain enthalpy is going to be more. So more the nuclear charge, more is the electron gain enthalpy. ठीक है, more the nuclear charge, so we can say that nuclear charge is directly proportional to electron affinity. Then third, it will also depend upon इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, हम जनरली क्या बोलते हैं, जिसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करते. ओके, सो देन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो गई, हाफ फिल्ड एंड fully filled, right? Half filled and fully filled have less tendency to attract electrons, therefore lower value of electron affinity. ठीक है, तो जैसे नाइट्रोजन हो गया या बेरिलियम हो गया, उनकी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, दैट इज गोइंग टू बी लेस. राइट, सो लेट्स गो टू वेरिएशंस करते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स. Periodic trends. First of all, let's do the variation down the group. Variation down the group. जब हम लोग down the group जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है ना, और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो जो न्यूक्लियस है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन से दूर हो जाएगा, therefore it is not going to attract the incoming electron. ठीक है, so we are saying that down the group atomic size decreases, therefore electron affinity क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिक्रीजेस, सॉरी एटॉमिक साइज इंक्रीजेस आएगा. डाउन द ग्रुप कर रहे हैं ना, एटॉमिक साइज increases, therefore electron affinity decreases. ठीक है, क्लियर हो गया. So if we are talking of variation down the group, let's go to say we are going from lithium to sodium. लिथियम से सोडियम में एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज. ठीक है, और फिर उसके बाद सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम और रुबिडियम से सीजियम. इनफैक्ट जो एल्कली मेटल्स होते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है दैट इज इन एनी केस क्या होगा, उसको इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है ना, तो इनकी वैसे भी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी लो है, तो इनकी वैसे भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज गोइंग टू बी हाई. राइट, ये जो ट्रेंड है ये हम करते हैं फॉर हेलोजन्स.
highest value of electron gain enthalpy in the periodic table. Highest value of electron gain enthalpy. तो अगर इसकी highest value of electron gain enthalpy है तो alkali metals की lowest value of electron gain enthalpy होगी. ठीक है? So alkali metals they have lowest value of electron gain enthalpy. Now when we talking of halogens, halogens हमारे पास कौन से होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. एसिटाइन रेडियो एक्टिव है तो उसकी स्टडी हम नहीं करते. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इट शुड what it should happen, it should decrease down the road. यही हमने पढ़ा ना कि it should decrease down the road. बट यहाँ पे एक anomalous behavior शो होता है कि फ्लोरीन से जब हम क्लोरीन में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है और उसके बाद डिक्रीज होती है. ओके, रीजन बिहाइंड दिस क्वेश्चन आपको इसमें क्या आता है? व्हाई फ्लोरीन हैज हायर वैल्यू ऑफ electron gain enthalpy, higher value of electron gain enthalpy than fluorine. ये एक क्वेश्चन आपको आता है, राइट? अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फ्लोरीन की आउटरमोस्ट इज 2s2 2p5. जब हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इट इज 3s2 3p5. साइज फ्लोरीन का जो है वो बहुत छोटा है और उस छोटे से सर्कल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, दे विल रिपेल ईच अदर. अगर वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को भी नहीं आने देंगे ना, उनके पास जगह ही नहीं है उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए. तो इसमें फ्लोरीन में हम क्या बोलते हैं कि ड्यू टू स्मॉल साइज of fluorine, inter-electronic repulsions take place. Inter-electronic repulsions take place. Therefore, fluorine has lesser value of electron gain enthalpy than fluorine. ठीक है? Same happens in case of oxygen family also. ऑक्सीजन से जब हम सल्फर में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है. फिर उसके बाद सल्फर से जब हम नेक्स्ट कौन सा आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम. ठीक है? और जो पोलोनियम है दैट इज रेडियो एक्टिव. तो यहाँ पे भी सेम रीजन हम देते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर ऑक्सीजन दैट इज गोइंग टू बी लेस एज कंपेयर्ड टू सल्फर. ठीक है? इज इट क्लियर? ओके. अब देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू शुड नो अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. व्हाट आर दोस पॉइंट्स? व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी द फर्स्ट पॉइंट इज halogens have highest value of electron gain enthalpy. Halogens have the highest value of electron gain enthalpy. ठीक है? क्योंकि along a period हमने पढ़ा कि electron gain enthalpy increase होती रहती है तो हेलोजेंस की हाईएस्ट वैल्यू होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. राइट? देन नंबर 2, सेकंड इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस आर पॉजिटिव.
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर नोबल गैसेस इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगी उसमें? जो नोबल गैसेस हैं दे हैव फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ओके, अगर उनके पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो उनके पास कहां, दे हैव नो प्लेस टू कीप द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमें जबरदस्ती उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घुसाना है तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब हम बाहर से एनर्जी देते हैं तभी नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाते हैं। Therefore, electron affinity for noble gases that is going to be positive. ठीक है? Then number 3, electron affinity for beryllium and nitrogen is 0. Even magnesium for that matter, beryllium, nitrogen and magnesium is 0. Why? Because of half filled and fully filled electronic configuration. ठीक है? और फिर एक हमने ऑलरेडी पॉइंट कर लिया डिस्कस कि क्लोरीन हैज अ हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। ओके, सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जैसे हमने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज करी वैसे ही हमारे पास सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज भी होती है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? एनर्जी रिलीज्ड when second electron is added. ठीक है, when second electron is added, जैसे for example if you're talking of oxygen, so oxygen पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है to give us O negative. Okay, and the electron gain enthalpy is minus 141 kilojoules per mole. ओके, अब अगर हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p4 है ना। सो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया तो O नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p5। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये रेडली उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, सो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो उसकी होगी, इन दैट इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड ओनली ऑन प्रोवाइडिंग एनर्जी। हम बाहर से इसमें एनर्जी डालते हैं तो जो सेकेंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट इज पॉजिटिव वैल्यू व्हिच इज प्लस 780 kilojoules. So to introduce or to add second electron, energy is to be added and the electron gain enthalpy that is going to be positive. ठीक है, clear हो गया? So today we will do only the layer. Okay?